और आज कारोबार जगत के लिए बड़ा दिन। कैबिनेट ने कई बड़े फैसले किए हैं। ऑटो, ड्रोन और सबसे बड़ा फैसला टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़ी राहत पैकेज के तौर पर, रिफॉर्म्स के तौर पर भी आप कह सकते हैं। सीधे चल सकते हैं, हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं, लक्ष्मण रॉय और असीम मनचंदा। लक्ष्मण जी, ओवर टू यू। जी, दरअसल जैसा कि आपने कहा कि कैबिनेट में आज कई सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला टेलीकॉम सेक्टर के लिए हुआ है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। लेकिन इस फैसले की सबसे खास बात यह रही कि सिर्फ तात्कालिक समस्या जो टेलीकॉम सेक्टर की है उसको दूर करने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि भविष्य में भी टेलीकॉम सेक्टर खूब फले फूले, इसकी भी यहाँ पे कोशिश की गई है। इसलिए कई सारे अहम प्रावधान किए गए हैं। करीब 9 प्रावधान ऐसे हैं जो नीतिगत तौर पर बड़े रिफॉर्म है। इसके अलावा जो प्रक्रियात्मक चीजें हैं वहां भी बड़े रिफॉर्म किए गए हैं। और इस पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे सहयोगी असीम मनचंदा, जो खुद लंबे समय से टेलीकॉम सेक्टर कवर करते रहे। असीम, ये जो बड़े रिफॉर्म किए गए हैं टेलीकॉम सेक्टर के लिए, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे बड़े कदम हैं जो वाकई टेलीकॉम सेक्टर की समस्याओं को तात्कालिक रूप से राहत दिलाएगी? देखिए, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म है, कह सकते हैं कि सरकार ने एक बार बहुत आगे बढ़ करके बड़े रिफॉर्म्स जिसको किया है। सबसे पहले तो एजीआर की डेफिनेशन जो है जिसको चेंज कर दिया है। आपको सिर्फ अब टेलीकॉम सर्विसेज के ऊपर रिवेन्यू है जो उसको वो देना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा रिफॉर्म कि आपको मोरेटोरियम पीरियड जो है कंपनियों को दिया है 4 साल का। आपको स्पेक्ट्रम के ऊपर और एजीआर दोनों की पेमेंट के ऊपर 4 साल का मोरेटोरियम सरकार की तरफ से दिया गया है। सरकार इसके बदले आपकी इक्विटी जो है वो लेगी, तो वहां पर टेलीकॉम कंपनियों को एक बड़ी राहत है, खासतौर पर कि वोडाफोन आइडिया के लिए। वोडाफोन आइडिया की लगातार मांग रही थी कि सरकार उनके पास देने के लिए सरकार को पैसे जो है वो नहीं है, एजीआर की किस्त नहीं है। और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म है जिसमें कि स्पेक्ट्रम की किस्त, स्पेक्ट्रम का जो पीरियड है वो 20 साल से बढ़ा करके 30 साल कर दिया गया है। स्पेक्ट्रम के ऊपर एसयूसी चार्ज आपको नहीं देना है। स्पेक्ट्रम शेयरिंग के ऊपर एसयूसी चार्ज आपको विदेशी निवेश के लिए भी रास्ता एक बड़े पैमाने पर खोला गया है। जी सही कहा, 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से जो है वो आ सकती है। तो सरकार की यही मांग, यही फोकस सरकार का यही है कि कोई बड़ा प्लेयर जो है टेलीकॉम सेक्टर में इस वक्त जो है बाहर से आए, जो कि इन्वेस्ट करे इस सेक्टर के अंदर, इस सेक्टर को ग्रो करे। क्योंकि आने वाला टाइम जो है 5G सर्विसेज का होगा। 5G सर्विसेज को लेकर के सरकार एक रोड मैप जो है तैयार करने जा रही है। टेलीकॉम मंत्री ने कहा कि 5G को लेकर के जब आएंगे तो हम उसमें भी बड़े रिफॉर्म जो करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जितने भी आज स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं, ये एक बड़े रिफॉर्म की तरफ इशारा करे कि सरकार जो है सेक्टर को एक बूस्ट देने की तैयारी में है। मुझे लगता है शायद यही वजह है कि इस सरकार के कदम के बाद जितने भी टेलीकॉम कंपनियों के रिस्पॉन्स आए हैं, प्रतिक्रिया आए हैं, काफी उत्साहजनक प्रतिक्रिया है। हालांकि टेलीकॉम के अलावा एक दूसरा जो बड़ा रिफॉर्म है, कह सकते हैं बड़ा कदम उठाया गया है, वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर के। ये पीएलआई स्कीम जो है करीब 26,000 करोड़ रुपए की है और ऑटो के लिए भी है और ड्रोन के लिए सबसे ज्यादा करीब 25,058 करोड़ रुपए और ऑटो के लिए किया गया है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि जो ऑटो बनाने वाली कंपनियां, यानी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां, उसमें शर्त यह रखी गई है कि वही गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को स्कीम का फायदा मिलेगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं या फिर बैटरी से चलने वाली, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां बनाते हैं। हाँ, यहाँ पे एक राहत यह है कि ऑटो कंपोनेंट में यह शर्त हटा दी गई है। ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों को भी राहत मिलेगी, इस स्कीम का फायदा मिलेगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो ऑटो कंपोनेंट आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बना रहे हो। आप पेट्रोल डीजल के लिए भी ऑटो कंपोनेंट बनाएंगे तब भी आप पीएलआई स्कीम का फायदा आपको उठा मिलेगा। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां और ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने इस स्कीम का ऐलान किया है। और साथ में यह भी कहा है कि ड्रोन के लिए 3 साल के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होगा, जिसमें 20% तक सरकार इंसेंटिव देगी। इसके अलावा कुछ और फैसले जिसकी औपचारिक जानकारी हालांकि कैबिनेट में नहीं दी गई है। जी, तो लक्ष्मण जी, इसके अलावा और जो फैसले आप बता रहे हैं उनके बारे में भी संक्षेप में बता दें, फिर हम अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे टेलीकॉम मिनिस्टर के साथ, जो असीम मनचंदा ने थोड़ी देर बाद किया है। लेकिन उससे पहले लक्ष्मण जी, ये बताइए कि छोटे छोटे और कौन से फैसले हैं अहम जो कैबिनेट ने किए हैं? 2 फैसले काफी अहम है जो कैबिनेट ने लिए हैं। उसमें से एक फैसला है प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना, जो करीब 64,000 करोड़ रुपए की स्कीम है, जिसके तहत देश के हर एक जिले में एक लैब, पैथ लैब खोले जाएंगे और हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी खबर है, जो बड़ा फैसला लिया है, वो सूत्रों के मुताबिक जानकारी है, NARCL यानी बैड बैंक, इसको सरकारी गारंटी दी जाएगी। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बहुत हद तक संभावना है कल वित्त मंत्री इसका ऐलान खुद करे और जो स्वास्थ्य योजना की बात है उसका भी ऐलान बहुत जल्द अगले 24 48 घंटे में सरकार की तरफ से होता हुआ आप देखेंगे। लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि इन दोनों प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी, और असीम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब आपको दिखाते हैं अश्विन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अश्विनी वैष्णव टेलीकॉम मंत्री के साथ, जहां मुद्दा यही है कि आज जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसके पीछे सरकार की नीयत दरअसल क्या है। कैबिनेट ने टेलीकॉम सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स को हरी झंडी दी। अब बात करने के लिए हमारे साथ टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव है। सर बहुत बहुत बधाई हो। टेलीकॉम में आपने आते ही कह सकते हैं कि एक छक्का लगाया है। बहुत बड़े रिफॉर्म्स आपने आज टेलीकॉम सेक्टर के लिए किए हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या मंशा थी इस वक्त सरकार के इन बड़े रिफॉर्म्स को लेकर के? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत क्लियर, बहुत बड़ा विजन है। आपने सबने देखा कोविड के समय टेलीकॉम सेक्टर हमारे लिए कितना बड़ा सेवियर था। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का डिजिटल इंडिया का विजन नहीं होता तो सोचो क्या हालत होती। अगर इतने वर्षों तक डिजिटल कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उन्होंने प्रोवाइड नहीं की होती तो क्या हालत होती। इसी विजन का कंटिन्यूएशन है आज के रिफॉर्म। आज के रिफॉर्म का मूल ये है लक्ष्य कि किस तरह से इस सेक्टर में रोबस्टनेस रहे, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन रहे, कस्टमर्स के पास चॉइस रहे। और हमारी सरकार अंत्योदय की सरकार है। मोदी जी का विचार अंत्योदय का विचार है। अंत्योदय के विचार में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, आदिवासी भाई हैं हमारे, जो एकदम निगलेक्टेड एरियाज में रह रहे हैं, जो कि मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उन तक भी किस तरह से एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचे, टेलीकॉम कनेक्टिविटी पहुंचे, यही सब अवधारणा लेके आज का रिफॉर्म किया गया है। सर एक बड़ा रिफॉर्म है कि 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड जो है कंपनियों को दिया गया है, चाहे वो ड्यूज के ऊपर। तो ये किस तरह से इसको आप कार्यान्वयन करेंगे, किस तरह से इसको लागू किया जाएगा? बहुत बड़ी इसके पीछे सोच ये है कि आज हम ट्रांजिशन कर रहे हैं 4G से 5G की तरफ। 5G का मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में। तो इस सारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी था कि इंडस्ट्री की जो कैश फ्लो सिचुएशन है उसको ईज आउट किया जाए। उस ईज आउट करने के लिए, और गवर्नमेंट का लॉस नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू न्यूट्रल रहे, वो ईज आउट हो जाए कैश फ्लो सिचुएशन। ये सिचुएशन और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका फ्रेमवर्क का भी ध्यान रख के इन सब पॉइंट्स को बैलेंस करते हुए एक विन विन सोल्यूशन निकाला गया। काफी सारी चीजें सोची होंगी, सुप्रीम कोर्ट का भी आपने बैलेंस किया। टेलीकॉम से कम, अगर आपके सरकार के ऊपर बात करें तो इस पैकेज का सरकार के ऊपर कोई बोझ पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। बहुत छोटा सा मामूली सा कहीं पे AGR की डेफिनेशन के कारण पड़े तो पड़े, बाकी नहीं। सर इक्विटी लेने की बात भी चल रही है टेलीकॉम कंपनियों के अंदर, तो क्या सरकार एक स्टेक होल्डर बनकर के रहेगी कंपनियों के अंदर? सरकार का काम कंपनी को चलाने का नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से टेलीकॉम ऑपरेटर सर्विस अगर प्रोवाइड करें तो उसमें सरकार क्यों जाए। मेन उद्देश्य ये है कि कैश फ्लो सिचुएशन इम्प्रूव हो, कंपटीशन हेल्दी रहे, और जो ट्रांजिशन करना है 4G से 5G उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट की प्रोबेबिलिटी बनी रहे। जैसे स्पेक्ट्रम सरेंडर की भी पॉलिसी सरकार लेकर के आई है, तो ये कैसे रहेगी? कंपनी को क्या विकल्प दिया जाएगा और किस पर्पज से, मतलब उनको अगर कोई पैसा भी देना पड़ेगा सरेंडर कर रही हैं क्योंकि उन्होंने एक लॉन्ग टर्म पे लिया हुआ है? बिल्कुल। ये जितने भी आज डिसीजंस हुए हैं उन पे ट्राई के साथ कंसल्टेशन करके आने वाले दिनों के अंदर बहुत जल्दी इसके सारे के सारे डिटेल्ड गाइडलाइंस और रेगुलेशंस इश्यू हो जाएंगे। सर एक फ्यूचर में आपने कहा कि 30 साल का स्पेक्ट्रम पीरियड हो जाएगा, वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखो इंडस्ट्री इस पोजीशन में कि आज अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का पे बैक आने में टाइम लगता है। तो पे बैक आने में अगर टाइम लगता है तो अपने को स्पेक्ट्रम का पीरियड लंबा रखने से प्लानिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, वो सबके लिए एक सुविधा रहती है। तो सर ये टैरिफ्स भी बढ़ेंगे अब लगता है, क्योंकि थोड़े पिछले दिनों से हमने देखा कंपनियों ने धीरे धीरे टैरिफ्स बढ़ाने शुरू कर दिए, तो इसका एक इम्पैक्ट जो है कंपनियों के टैरिफ्स के ऊपर भी आएगा? स्पेक्ट्रम का ड्यूरेशन बढ़ाने से कंपनी के ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि कंपनियों का कैश फ्लो अगर बढ़ना चाहिए तो उसके लिए देखो हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से जो करना था रिफॉर्म्स वो हमने कर दिया है। मार्केट में क्या पोजीशन रहेगी वो कस्टमर, आप और हम कस्टमर्स हैं, तो कस्टमर्स और मार्केट के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके बीच में तय होगा। सर KYC को भी लेकर के कि बड़ा कदम जो है सरकार की तरफ से लिया है, 1 रुपए का चार्ज आपने कर दिया और बाकी अब कोई भी वो नहीं देना पड़ेगा, तो उसको लेकर के ये बहुत ह्यूमन एंगल वाली बात है। अगर एक गांव का व्यक्ति कनेक्शन लेना चाहे, उसको 41 रुपये अगर कॉस्ट देनी पड़े केवल KYC के लिए, तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसीलिए ये मोदी जी का विजन आप देखो, मोदी जी सोचते हैं कि समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है, अंत्योदय, हमारी वो धारणा है, मोदी जी का वो विचार है, वो सब सोच के ये सब किया गया है।
और सर एक इकोसिस्टम बनाने की बात की जा रही है टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें कि ओपन रैन रहेगा और 5G के लिए इकोसिस्टम होगा जिसमें कि भारत का डेवलप सॉफ्टवेयर होगा, तो उसके पीछे क्या विजन अपने रखा? 4G और 5G की पूरी कोर टेक्नोलॉजी, रेडियो टेक्नोलॉजी भारत से बने और भारत से बन के दुनिया भर में छाए, ये हम सबका सपना है। मोदी जी ने इस विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत क्लियर एक्शन प्लान बनाया हुआ है। बहुत जल्द मुझे आपके साथ शेयर करते हुए खुशी होगी, बहुत जल्द इसका सक्सेस मिलेगा। और सर दो तीन सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बड़े रिफॉर्म्स आपने इस बार टेलीकॉम सेक्टर में रखे और हम पिछले काफ़ी लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे कि सरकार जो है एक रिफॉर्म्स जो है लेकर के आएगी। तो दो तीन सवाल इसी से जुड़े हुए, जैसे AGR की नई डेफिनेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की जो पुरानी डेफिनेशन थी उसके हिसाब से लगाया, अब नई डेफिनेशन में सिर्फ कोर सर्विसेज को लेकर के ही जो होगा टेलीकॉम सर्विसेज उसी को माना जाए। विषय थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इस विषय में आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है उसको फॉलो करते हुए, ट्राई ने जो 2015 की रिकमेंडेशंस दी है उसको फॉलो करते हुए, इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करते हुए और क्या न्यायोचित है वो करते हुए डेफिनेशन बना रहे हैं। ये डेफिनेशन आगामी दिनों में पब्लिश होगी। मुझे विश्वास है कि आप सबको भी पसंद आएगी, इंडस्ट्री को भी पसंद आएगी और ऑनरेबल जजेस को भी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बड़े रिफॉर्म्स टेलीकॉम सेक्टर में आपके आते ही हमको देखने को मिले। उम्मीद कर रहे हैं कि रिफॉर्म्स कायम रहेंगे और 5G को लेकर के भी आपकी विजन जो है हमको जल्दी दिखाई देगी। हम लोगों का यही उद्देश्य है कि जन जन तक अच्छी सर्विस पहुंचे। जहां पर भी आज टेलीकॉम कनेक्टिविटी नहीं है वहां भी पहुंचे, विशेषकर वो अंचल, वो समाज के वो वर्ग, जिन वर्गों को आज तक ये सब सुविधा नहीं मिली है। और अब सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर जियो ने टेलीकॉम रिफॉर्म्स का स्वागत किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने खुद कहा है कि इस साहसिक फैसले के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। जियो ने उम्मीद जताई है कि रिफॉर्म से डिजिटल इंडिया के विजन को जमीन पर उतारने में मदद मिलेगी और भारत दुनिया की अग्रणी डिजिटल सोसाइटी बनेगा। ये सही समय पर लिया गया सही कदम है और इसके बाद जियो अपने ग्राहकों के लिए नई और बड़ी सुविधाएं लाने के लिए उत्साहित है। अभी एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट कैसे अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आवाज समाचार में। एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा ने बोली लगाई है। टाटा ने अपनी बेस्ट टीम इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लगाई हुई है। वहीं निजी हैसियत से स्पाइस जेट के अजय सिंह भी रेस में शामिल हो गए हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है। हकीकत क्या है समझते हैं रोहन सिंह से। रोहन, ये बताइए कि टाटा का प्रपोजल और अजय सिंह का भी उसमें शामिल होना रेस में, सरकार जो कह रही है, क्या वाकई अंतिम स्टेज में ये प्रक्रिया पहुंच गई है? क्या अपडेट्स हैं? जी, पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो एयर इंडिया की जो बिक्री का मामला जो कई सालों से चल रहा था, अब वो लगता है जैसे एक फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है। क्योंकि इस बार, पिछले बार भी सरकार ने कोशिश की थी, वो असफल रही थी, लेकिन इस बार 2 सीरियस बिड्स मिले हैं, जो फाइनेंशियल बिड्स हैं वो आए हैं। पहली जो टाटा सन्स की तरफ से आए हैं और दूसरा जो है अजय सिंह जो स्पाइस जेट के CMD हैं, उनके पर्सनल कैपेसिटी में कुछ और इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर आए हैं। आज शाम को 6 बजे जो था वो आकर डेडलाइन थी बिड्स, फाइनेंशियल बिड्स को जमा करने की। और जो सूत्र में बता रहे हैं कि ये जो 2 प्लेयर्स हैं, इन्होंने इसके लिए बोली लगाई है। इससे पहले सरकार ने कई सारी जो एयर इंडिया को बोली को लेकर जो शर्तें थी उसमें ढील दी गई थी। इस वक्त एक भारी डेट है एयर इंडिया के ऊपर, उसका जो आधा लगभग जो कर्ज था वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था उनके तमाम एसेट्स के साथ। तो अब जो नया जो भी ओनर होगा वो उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो डेट लेना चाहता है जो SPV में है या नहीं है। और जो टोटल है इंटरप्राइज वैल्यू है उसका 15% कम से कम उसे कैश में देना होगा। ये शर्तें रखी गई हैं। फिलहाल
जो दो बिडर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा सीरियस दावेदार माना जा रहा है वो है टाटा, क्योंकि टाटा ने ही शुरुआत की थी एयर इंडिया की 1932 में। और अगर ये बोली जीतता है टाटा इंडिया, जो कि अगले 15-20 दिनों में इसकी जो अगली चरण है वो पूरा हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि टाटा की जो बोली है वो सरकार उसे पाती है कि नहीं इसमें। और अगर ऐसा होता है तो एयर इंडिया दोबारा से टाटा के पास चला जाएगा। और ये भारतीय एविएशन में, क्योंकि एयर इंडिया की बिक्री की कोशिश काफ़ी समय से हो रही थी और अब ऐसा लगता है कि पहली बार ये एक वाकई में एक अपने अंतिम चरण पे पहुंचने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन अपडेट के लिए। तो थोड़े समय के बाद सब कुछ स्पष्ट भी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश में देश में अपने सबसे बड़े फूड प्लांट की शुरुआत की है। कंपनी ने यूपी के कोसी कलां इलाके में 29 एकड़ जमीन पर फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू की है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 814 करोड़ है। पेप्सिको के मुताबिक इस फूड प्लांट से 1500 से ज्यादा नौकरियां पैदा होगी और 5000 से ज्यादा किसानों का फायदा होगा। इस प्लांट में मुख्य तौर पर पॉपुलर चिप्स ब्रांड लेज का उत्पादन किया जाएगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिजिटल माध्यम से मौजूद रहे। और अब बात करते हैं बाजार की। आज वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार नए शिखर पर बंद होने में कामयाब हुआ। निफ्टी 140 अंकों के साथ 17,520 पर बढ़त बनाकर बंद हुआ। सेंसेक्स भी करीब 480 अंकों की बढ़त के साथ 58,725 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में करीब 240 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और आज टेलीकॉम, बैंकिंग, मेटल, ऑटो और फार्मा शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। बाकी डिटेल सुमित मेहरोत्रा से लेते हैं। सुमित, बताएं किन सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन दिखा आज? देखिए, अच्छा, अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात की जाए तो सबसे पहला नाम तो आज आपको एनटीपीसी दिखाई पड़ेगा। आमतौर पे स्टॉक का नाम कभी नहीं आता तेजी में, लेकिन आज यहाँ पे एक अच्छी तेजी एनटीपीसी में बनी निफ्टी गेनर्स में। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया, ओएनजीसी, कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी। तो 4 में से 3 नाम ऐसे जो कि पीएसयू स्पेस की तरफ से आए थे। निफ्टी लूजर्स में आज टाटा कंज्यूमर रहा, नेस्ले रहा, ग्रासिम रहा और उसके अलावा बीपीसीएल जैसे नाम जहां पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग थी। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में जीएमआर इंफ्रा, टाटा पावर, एसआरएफ और माइंड ट्री जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में एक बड़ी तेजी के बाद एंटरटेनमेंट में प्रॉफिट टेकिंग, इंडिया बुल्स हाउसिंग जहां पर बिकवाली रही। इसके अलावा एसआरएफ और माइंड ट्री, कुछ और ऐसे नाम जहां पर कुछ हद तक प्रेशर था। माफ कीजिएगा, आईआरसीटीसी और कंटेनर कॉर्प कुछ ऐसे नाम थे जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गेनर्स में आज जीएमआर इंफ्रा लीड कर रहा था, एनटीपीसी, टाटा पावर और एसआरएफ जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ लूजर्स में जी, नाल्को, इंडिया बुल्स हाउसिंग और साथ ही साथ आईआरसीटीसी प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में दोनों स्टॉक रहे। पीएसयू बैंक आज शानदार रहे, तो उसमें इंडियन बैंक तेजी में रहा, केनरा बैंक में खरीदारी रही, सेंट्रल बैंक तेजी में, बैंक ऑफ बड़ौदा तेजी के अंदर रहा। इसके अलावा आज खरीदारी रही टेलीकॉम में, तो भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, टीटीएमएल, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो मेजरली एक अच्छा दिन जिसको आज पीएसयू बैंक सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है और इस बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने पर एक शुरुआत हो सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल कोई ठोस फैसला हो जाएगा, ये उम्मीद करना सही नहीं होगा, ये कहना है हमारे सूत्रों का। दरअसल हाल में केरल हाईकोर्ट ने इस पर फैसला लेने का आदेश दिया था। बाकी डिटेल्स समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, ये बताइए, काउंसिल की बैठक में कोई फैसला नहीं होगा ये तो माना जा सकता है, लेकिन इस पर किस तरीके की पहल होगी? बिल्कुल, देखिए, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर आम आदमी को राहत देने का मुद्दा इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में आ सकता है, लेकिन इस पर कोई बड़ा फैसला होने की फिलहाल उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है राज्यों के साथ एक राय आम राय बनाना। दरअसल सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस का मुद्दा है वो इतना बड़ा है कि कोई भी राज्य सरकार नहीं चाहती है कि पेट्रोल डीजल को फिलहाल जीएसटी के दायरे में लाया जाए। दरअसल राज्य सरकारें लगभग सालाना 2.5 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल पर वैट लगाकर वसूलती हैं, लिहाजा इतनी बड़ी रकम कोई भी राज्य सरकार अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहेगा। वहीं केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार भी अपने एक्साइज ड्यूटी से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना सरकार के खजाने में आता है, लिहाजा ये भी एक बड़ी रकम है। और इस वजह से चूंकि राज्यों को कंपनसेशन भी देना है, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, ऐसे समय में एक तरह से जो जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाकर राज्य सरकारें अपनी एक बड़ी कमाई का जो सोर्स है उसको खोना नहीं चाहते। तो इसलिए सबसे पहले जो जरूरी है वो होगा कि राज्यों को राज्यों में एक राय बनाना, यानी कि उन पे सहमति बनाना है, और ये मुद्दा काफी बड़ा है
और केंद्र सरकार हालांकि इस मुद्दे पर पहले भी कई बार चर्चा कर चुका है, लेकिन राज्यों की तरफ से भारी विरोध की वजह से इस मुद्दे को बार बार टालना पड़ा है। लिहाजा चूंकि इस बार केरल हाई कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल से कहा है कि इस मुद्दे पर विचार विमर्श करके कोई सिफारिश करें, लिहाजा इस बार बैठक में यह हो सकता है कि इस मुद्दे पर आम राय बनाने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया जा सकता है और केरल हाई कोर्ट से और ज्यादा वक्त मांगा जा सकता है। चलिए आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुद्दा बड़ा है और इस पर अगर एक कदम भी सरकार आगे बढ़ती है तो ये अपने आप में एक अच्छी और बड़ी खबर है। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।